नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला मलाई एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज मैं आपको हिंदी में विराम चिन्हों के बारे में बताऊंगा। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना, और विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्यांश का भाव स्पष्ट हो जाता है। ठीक, विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्यांश का भाव स्पष्ट हो जाता है। तो आइए कुछ विराम चिन्हों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पहला है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम वाक्य के पूरा हो जाने पर लगाया जाता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वहां पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मय बोधक वाक्य को छोड़कर बाकी जब वाक्य पूरे हो जाते हैं तो उसमें पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य जब पूरा होता है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। विस्मय बोधक जब पूरा होता है तो उसमें विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। इनको छोड़कर बाकी वाक्यों के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। पूर्ण विराम क्या है? ये देखिए, इसका चिन्ह ये होता है। ठीक, यहाँ है राजेश एक अच्छा लड़का है। राजेश एक अच्छा लड़का है। ठीक, तो ये वाक्य पूरा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाया जाएगा। ठीक, ये पूर्ण विराम यहाँ लगाया जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम अर्ध विराम। तो अर्ध विराम वहां पर लगाया जाता है जहां पर पूर्ण विराम से कम समय लगता है और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। जहां पर पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय लगता है वहां पर अर्ध विराम लगाया जाता है। अर्ध विराम ये है जी। ठीक, जैसे सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ, कमल खिलने लगे, पक्षी चहचहाने लगे। ठीक, तो सूर्योदय हुआ, एक ये पूरा हो रहा है इसलिए यहां पर एक अर्धविराम लगेगा। ठीक, इसके बाद कमल खिलने लगे तो यहां पर भी अर्धविराम लगेगा, और पक्षी चहचहाने लगे। ठीक, ये पक्षी चहचहाने लगे और ये लगे हो गए। ठीक, यहां पर देखिए अर्धविराम में पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ठीक, ये है अल्प, ये है अर्ध विराम। अब आते हैं अल्प विराम। तो अल्प विराम जहां पर थोड़े समय के लिए ठहराव होता है वहां पर अल्प विराम लगता है। या यूं समझ लीजिए कि जहां पर और लगाने की गुंजाइश होती है वहां पर अल्प विराम लगाया जाता है। जहां पर और लगाने की गुंजाइश होती है वहां पर अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे सचिन, ये अल्प विराम, ये देखिए, ये अल्प विराम का चिन्ह। ठीक, सचिन, विराट, रोहित भारतीय क्रिकेटर। अब इसको दूसरे रूप में लिखा जा सकता है, सचिन और विराट और रोहित भारतीय क्रिकेटर है। इसमें और की गुंजाइश है, इसलिए इसमें जो है अल्प विराम लगेगा। कहां कहां लगेगा? जहां पर और गुंजाइश है, सचिन, विराट और रोहित, इसमें अल्प विराम लगाया जाएगा। ठीक, जहां पर और की गुंजाइश हो वहां पर अल्प विराम लगाया जाता है। अब आते हैं विवरण चिन्ह। विवरण, जब जहां किसी चीज का विवरण दिखाया जाए, जहां पर किसी चीज का विवरण दिया जाए वहां पर विवरण चिन्ह लगाया जाता है। विवरण चिन्ह क्या है? ये है, ये है, ये विवरण चिन्ह है। ठीक, ये विवरण चिन्ह है। तो पद्य खंड का भावार्थ निम्नलिखित है। यहां पर किसी चीज का विवरण दिया जा रहा है इसलिए यहां पर विवरण चिन्ह लगाया जाएगा। ठीक, जहां पर किसी चीज का विवरण दिया जाता है वहां पर विवरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पद्य खंड का भावार्थ निम्नलिखित है, यहां पर किसी चीज का विवरण दिया जा रहा है इसलिए यहां पर विवरण चिन्ह लगाया जाएगा। अब आते हैं प्रश्नवाचक। तो जहां पर प्रश्न पूछा जाए, क्या, क्यों, कैसे, कौन जहां पर आ जाए, या फिर प्रश्न पूछा जाए जहां पर, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, यहां पर क्या, क्यों, कैसे, कौन ये आ जाए, या फिर
ये समझ में आया कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, ये देखिए, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक, यहां पर क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब आते हैं विस्मय बोधक। जब हर्ष, पीड़ा, उत्साह, विस्मय, आश्चर्य ये भाव उत्पन्न हो तो वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। हर्ष, पीड़ा, खुशी, विस्मय, आश्चर्य इस तरह के भाव उत्पन्न हो तो वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। इसका जो चिन्ह ये है, ये देखिए, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे आहा भारत मैच जीत गया, आहा भारत मैच जीत गया, खुशी हो रही, हर्ष हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यह लगाया जाएगा विस्मयादि बोधक। ये यहाँ पर आहा के बाद लगाया जाएगा। ठीक, कहाँ पर लगाया जाएगा, आहा के बाद यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाएगा। ठीक, अब आते हैं निर्देशक। तो इसका प्रयोग संकेत के लिए होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग जो है संकेत के लिए जब होता है, जब किसी चीज का संकेत किया जाता है तो वहां पर निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। निर्देशक चिन्ह क्या है, ये लाइन होती है, ये निर्देशक चिन्ह होता है। ठीक, जैसे लिखा है हिंदी में दो वचन होते हैं, यहाँ पर संकेत किया जा रहा है हिंदी में दो वचन होते हैं, तो यहाँ पर ये जो है ये निर्देशक चिन्ह लगेगा। ठीक, जहां पर संकेत किया जाता है, इशारा किया जाता है, वहां पर निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। निर्देशक चिन्ह क्या है, ये है हिंदी में दो वचन होते हैं, और फिर निर्देशक चिन्ह एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर संकेत किया जा रहा है इधर, इसलिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगेगा। अब आते हैं योजक चिन्ह। तो दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह ये, ठीक, ये है योजक चिन्ह। ये दो शब्दों के बीच में लगता है, या तो दो विपरीत शब्दों के बीच में लगता है, या दो पूरक शब्दों के बीच में लगता है। ये दो शब्दों के बीच में लगने वाला चिन्ह है। ठीक, जैसे माता पिता, भाई बहन, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, दिन रात, सुबह शाम, विपरीत शब्दों के बीच में भी लगाया जाता है और पूरक शब्दों के बीच में भी लगाया जाता है। माता पिता, भाई बहन, सुबह शाम, दिन रात, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इनके बीच में ये जो है योजक चिन्ह यहाँ पर लगेगा। कहाँ पर लगेगा, ये लगेगा यहाँ पर माता पिता के बीच में, भाई बहन के बीच में लगेगा, और धर्म अधर्म के बीच में भी ये योजक चिन्ह लगेगा। ठीक, अब हम आते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह और एक दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो जब किसी विशेष शब्द या पद को दिखाना होता है तो वहां पर इकहरा उद्धरण चिन्ह लगता है, और जब किसी पुस्तक से किसी वाक्य या किसी अवतरण को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो वहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगता है। ठीक, जब किसी विशेष शब्द या पद को दर्शाना होता है तो उसमें इकहरा उद्धरण चिन्ह लगता है। ये है इकहरा, ठीक, और ये है दोहरा। ठीक, जब किसी पद या शब्द को जो है प्रदर्शित करना होता है तो वहां पर इकहरा लगता है उद्धरण चिन्ह, और जब किसी वाक्यांश या किसी वाक्य को या किसी अवतरण को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो वहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगता है। देखिए, सूरसागर, सूरदास की रचना सूरसागर, इसमें सूरसागर के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये इसमें जो है इसमें इकहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। सूरसागर में इकहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। ठीक, जब किसी विशेष शब्द या पद को जो है दिखाना होता है तो वहां पर क्या लगता है, इकहरा लगता है। यहाँ पर सूरसागर की चर्चा हो रही है, इसलिए सूरसागर में इकहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। ठीक, संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है। संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है, तो संध्या ने कहा ये जो है कहीं से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा।
ठीक, इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। ये किसी किताब से या किसी अवतरण को जो है ज्यों का त्यों लिया गया है, इसलिए इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। जब कोई शब्द या पद आ जाए तो विशेष शब्द या पद, तो वहां पर इकहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। और जब किसी वाक्यांश को या किसी अवतरण को ज्यों का त्यों लिया जाए और दूसरी जगह लिखा जाए, वहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, अब आते हैं लोक निर्देश। तो कोई बात जब पुनरुक्ति करना होता है तो उसमें प्रारंभ आरंभ के जो है कुछ एक दो शब्द या दो तीन शब्द लिख दिए जाते हैं, बाद में डैश डैश कर दिया जाता है, तो ये पता लग जाता है कि पूरा वाक्य इसमें हो जाएगा। ठीक, जब किसी वाक्य की या कोई बात पुनरुक्त की जाती है तो उसमें दो तीन शब्द लिखकर बाद में लोक निर्देश का चिन्ह लगा दिया जाता है और डैश डैश कर दिया जाता है। ठीक, जैसे मंदार नाम के पर्वत में दुर्दांत नाम का सिंह रहता था, तो यहां पर जो है क्या लिख दिया गया, लिखा गया मंदार। क्या लिखा गया, मंदार। ठीक, और फिर डैश 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 मंदार, इसके बाद डैश 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 कर दिया गया। ठीक, और अंत में लिखा जा सकता है कि ये देखिए, ठीक, ये डैश डैश कर दिया गया, तो इससे जो है आभास हो जाता है कि ये वही वाक्य है, पुराना वाक्यांश। ठीक, जब कोई बात पुनरुक्ति करनी होती है तो शुरुआत के दो तीन शब्द या एक दो शब्द लिखकर उसके बाद ये डैश डैश कर दिया जाता है, तो समझ में आ जाता है कि वही पुरानी बात। ठीक, और ये देखिए मंदार नाम के पर्वत में दुर्दांत नाम का सिंह रहता, तो मंदार, अब ये डैश डैश कर दिया गया, और इसमें यह भी लास्ट में लिखा जा सकता है था। इससे पता लग जाता है इस वाक्य का, इसका मतलब है मंदार नाम के पर्वत में दुर्दांत नाम का सिंह रहता था। ठीक, ये है लोक निर्देश। अब आते हैं संक्षेप सूचक। तो जब किसी बात को संक्षेप में लिखता, किसी शब्द को जब संक्षेप में लिखना होता है तो वहां पर संक्षेप सूचक जो है चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, जब किसी शब्द को या किन्हीं शब्दों को जब संक्षेप में लिखना होता है तो वहां पर संक्षेप सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश, तो बड़ा लिखना, तो उत्तर प्रदेश को छोटा करने के लिए क्या हो जाएगा, उ और प्रा। ठीक, क्या हो जाए, ये उपरा और ये पु, ये जो है देखिए लोक निर्देश यहां पर क्या है, ये इस तरह इसका चिन्ह होता है। ठीक, संक्षेप सूचक क्या होता है, ये इसका संक्षेप सूचक चिन्ह होता है। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस, उ ये लगाया गया, प्रा ये लगाया, फिर पु ये लगा दिया गया, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये जो है संक्षेप में लिख गया और ये संक्षेप सूचक चिन्ह लगा दिया गया, उत्तर प्रदेश पुलिस। बीटीसी, बीसीसीआई, आईसीसी, ठीक है ना, बीएड, एमएड, ये सब जो है संक्षेप सूचक चिन्हों के द्वारा लिखे जा सकते हैं। इससे जो है शब्दों को संक्षेप में लिखा जा सकता है और उसका मतलब समझ में आ जाता है। जैसे लिखना मध्य प्रदेश, तो लिख दिया गया मा प्रा और ये संक्षेप सूचक चिन्ह लगा दिया गया, तो पता लग जाता है कि इसका अर्थ है मध्य प्रदेश। ठीक, अब आते हैं त्रुटि विराम। तो जब कोई वाक्य लिखा जाता है और बीच में कोई एक शब्द या अक्षर छूट जाता है तो वहां पर त्रुटि विराम, इसे हंस पद भी कहते हैं, यह लगाया जाता है। जो है हंस पद या त्रुटि विराम लगाया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा था, यहाँ पर को छूट गया, राम ने रावण को मारा था, यहाँ पर क्या छूट गया, को छूट गया है, तो यहाँ पर जो है ये लगाया जाएगा ये और लिख दिया जाएगा को। ठीक, ये लगा दिया जाएगा, इसका ये चिन्ह त्रुटि विराम का ये होता है, ये होता है, ये लगा दिया जाता है और लिख दिया जाता है को। इससे समझ में आ जाता है कि दोनों शब्दों के बीच में कौन सा शब्द आएगा। ठीक, यहाँ पर कोई शब्द किसी वाक्य में छूट जाता है तो ये त्रुटि विराम लगा दिया जाता है और वो शब्द लिख दिया जाता है, तो समझ में आ जाता है कि इन दोनों के बीच में ये शब्द आएगा, इसे त्रुटि विराम कहते, इसे हंस पद भी कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं कोष्ठक। तो देखिए कोष्ठक का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है और कोष्ठक के जो अंदर शब्द होते हैं उससे वाक्य से अलग अलग होते हुए भी उनका वाक्य से संबंध होता है। वो जो शब्द होते हैं उनका
वाक्य से अलग होते हुए भी उनका वाक्य से संबंध होता है, और ये कोष्ठक वाक्य के मध्य में लगाया जाता है। जैसे कोष्ठक, देखो कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ये जो छोटा कोष्ठ होता है, ये मंझला कोष्ठ होता है, ठीक, और ये बड़ा कोष्ठक होता है। ये जो है ये बड़ा कोष्ठक, ये छोटा, ये मंझला और ये बड़ा कोष्ठक। जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए, तो इसमें 2 बार आ गए विदेश में मंत्री, इसमें कोष्ठक लगा दिया गया एस जयशंकर, ठीक। इसको किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए ये कोष्ठक के अंदर एक शब्द लिखा जाता है। किसी शब्द को या किसी भाव को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक के अंदर ये शब्द लिखा जाता है। जैसे राम ने रमेश से कहा, अगर गुस्से में कहा तो कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा गुस्से में, या राम रमेश से बोला तो कोष्ठक में लिख दिया जाएगा गुस्से में। तो भाव का पता लग जाता है कि किस भाव से बोला, तो ठीक है ना। तो इसमें जो किसी भाव को स्पष्ट करने के लिए या उस शब्द को स्पष्ट करने के लिए ये कोष्ठक लगाया जाता है। विदेश मंत्री कोष्ठक एस जयशंकर अमेरिका गए, अगर ये नहीं भी होता तो काम चल जाता कि विदेश मंत्री अमेरिका गए, लेकिन जिसको नहीं मालूम उसको कंफर्म हो गया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए। दोनों शब्द नहीं लिखे जा सकते क्योंकि विदेश मंत्री भी वही है, एस जयशंकर भी वही है, ठीक है ना। तो ये विदेश मंत्री और एस जयशंकर अमेरिका गए। अब आते हैं समानता सूचक। तो जहां पर समानता दिखाना होता है 2 शब्दों के बीच में या 2 अंकों के बीच में, वहां पर समानता सूचक शब्द लिखा जाता है। जैसे तोयज, तोयज का अर्थ होता है कमल। तोयज का क्या अर्थ होता है? कमल। तो तोयज और कमल एक ही है, इसलिए यहां पर ये समानता सूचक, ये समानता सूचक का चिन्ह है। इसे बराबर का चिन्ह भी कहा जाए, इसे बराबर भी कहा जाता है, इक्वल भी कहा जाता है। तो ये समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तोयज का मतलब कमल, ठीक। इसका प्रयोग ज्यादातर गणित में ज्यादा होता है, और ज्यादातर गणित में ही होता है। यहाँ पर कभी कभी शब्दों के बीच में समानता दिखाने के लिए हो जाता है। जैसे तोयज का अर्थ कमल, जैसे 4 + 2 तो बराबर कितना हो गया? 6, ठीक, ये दोनों बराबर हैं। 5 - 3 = 2। तो ये समानता दिखाने के लिए समानता सूचक शब्द, समानता सूचक चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब आते हैं उपविराम। उपविराम का प्रयोग शीर्षक बताने में किया जाता है, ठीक। उपविराम का प्रयोग शीर्षक बताने में किया जाता है। जैसे ये उपविराम ये है उपविराम का चिन्ह, ठीक। जैसे कामायनी एक अध्ययन, कामायनी एक शीर्षक है, तो यहाँ पर उपविराम का प्रयोग किया जाएगा, कामायनी एक अध्ययन, ठीक। ये शीर्षक बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये रहे आपके विराम चिन्ह। मैंने आपको सारे विराम चिन्ह बता दिए, ठीक। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।